This call is now being recorded. So हमने लास्ट लेक्चर में डिसीजेस एंड इम्यूनिटी का पार्ट खत्म कर लिया है. नाउ विल मूव फॉरवर्ड towards vaccination and immunization. Okay, now vaccination and immunization. The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system. आप लोगों को पता होगा वैक्सीन हम क्यों लेते हैं, ताकि हम हमारे इम्यून सिस्टम को याद दिलाते रहें कि ऐसी कोई बीमारी हो एग्जिस्ट करती है और उसके खिलाफ कैसे एंटीबॉडीज बनाने हैं वो हमें पता रहे. ओके, तो सब कुछ मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है. तो हमारा पूरा वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही मेमोरी बेस है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोरी बेस. नाउ इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ नाउ in vaccination, a preparation of antigenic protein or pathogen or inactivated weakened pathogen are introduced into the body. यहाँ पे हम या तो उसके कुछ प्रोटीन के ट्रेसेस, या तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म पर उसका डोज कम रहता है, या उसको मार के किल्ड करके फिर तीनों भी चीज केसेस में हम उसको वैक्सीनेशन के रूप में दे सकते हैं. एनी मोड ऑफ एक्शन are introduced into the body. The antibodies produced in the body against this antigen would neutralize the pathogenic agents during actual infection. The vaccine also generate memory B and T cells that recognizes the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm with some deadly microbes to which quick immune responses required. As in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin, a preparation containing antibodies to the toxin. यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर इन्फेक्शन हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वाया वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ एजेंट लाइव है, बस उसका डोज कम है, या उसको किल्ड करके या उसके कुछ एंटीजेंस को, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ बी और टी मेमोरी सेल्स बनाती है और स्टोर रखती है. पर मान लो अगर किसी को इमरजेंसी में ज़्यादा लगे, इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें ज़्यादा इमरजेंसी में एंटीबॉडीज चाहिए, बॉडी बनाएगी, उतना वेट नहीं कर सकते, तो हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज यूज़ करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया टीटेनस जैसे, तो टीटेनस के अंदर हम इमरजेंसी है स्नेक बाइट. इफ a person is required if a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antitoxin containing antibodies. Even in case of snake bites, the injection which is given to the patient contain preformed antibodies. जो snake bite के बाद जो एंटीवेनम देते हैं वो भी एंटीबॉडीज ही होता है. This type of immunization is called passive immunization. Okay. Now recombinant DNA technology has also been used. Recombinant DNA technology से भी हम वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. Vaccines produced using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization. एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा एज इट इज. हेपेटाइटिस बी है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनती है वाया ईस्ट. ओके, वैक्सीन्स प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्जर स्केल प्रोडक्शन एंड हैज ग्रेटर अवेलेबिलिटी. तो हेपेटाइटिस बी जो है वो ईस्ट से वाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाई जाती है. ओके, नेक्स्ट एलर्जीज. एलर्जीज क्या होता है? When you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away, your symptoms disappeared. Did this happen to you? अब जैसे कोई ठंडी जगह जाओ तो वहाँ पे एयर की डेंसिटी थोड़ी हाई रहती है ड्यू टू फॉग, डस्ट, मिस्ट. तो वहाँ पे हम अचानक से स्नीज करने लगते हैं, या हमें फील होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो
थोड़ी सी अल्टर्ड हुई है तो उसको एलर्जिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। Now, some of us are sensitive to the particles of environment. हम लोग में से कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं environment के related. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, which are different to different places. देखो एलर्जी हमेशा किस किस रिस्पॉन्स से होती है, कौन कौन से एजेंट से होती है। जैसे पोलन हो गया, जो प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स हैं जो फीमेल प्लांट को कॉपुलेट करने जाते हैं, पर वो एयर के थ्रू जो भी ट्रैवल करते हैं तो एयर वाले पोलन ग्रेन्स। देन नेक्स्ट कम्स योर मीस्ट डैंड्रम्स जो पेट एनिमल्स के हेयर्स में होते हैं, डस्ट। तो ये सब चीज़ें मिल के एलर्जी कॉज करते हैं बॉडी में। तो आपको जो बोर्ड्स में डेफिनेशन लिखनी है एलर्जी की, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द एग्जैगरेटेड the exaggerated immune response the exaggerated response of immune system to certain antigens मतलब foreign agent present in environment is called as allergy. Okay, now exaggerated response of the immune system, हमारी इम्यूनिटी ऐसे फॉरेन एजेंट्स के खिलाफ एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ऐसे एंटीजेंस के खिलाफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। The substances to which such an immune response is produced are called as allergen. The antibodies produced और इसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है? आईजीई। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बी लिम्फोसाइट्स के प्लाज्मा सेल्स 5 टाइप के एंटीबॉडी बनाते हैं, जीएएमईडी। तो जीएएमईडी में से जो ई वाला है वो इसमें ही रिलीज होता है। ओके, now symptoms of allergic reactions include sneezing. Common example of allergens are mites in dust, animal dander, pollens, etc. Symptoms of allergic reactions include sneezing, छींके आना, watery eyes, running nose, and difficulty in breathing. Allergy is due to release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. For determining the cause of allergy, the patient is exposed or injected with a very small dose of possible allergens and the reaction is studied. The use of drugs like antihistamine, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ड्रग्स हम उसमें यूज करते हैं? तो एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स। एंटीहिस्टामाइन, adrenaline and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. Somehow, modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitive to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to environment. This could be because of protected environment provided in early life. ये जो स्टेटमेंट है वो ये बोलना चाहता है कि ड्यू टू लाइफ स्टाइल्स हम लोग बहुत वेस्ट जनरेट कर रहे हैं एयर में, या ड्यू टू जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एयर के अंदर एलर्जेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं। और अब मेट्रो सिटीज़ में इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं आजकल वो घर के अंदर रहते हैं, एसीज के अंदर रहते हैं, तो दे आर नॉट इन कांटेक्ट विथ एलर्जेंस। तो जब वो फर्स्ट टाइम बाहर निकलते हैं या कोई ऐसी गंदी जगह जाते हैं तो दे स्टार्ट फीलिंग एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्सेस। तो ये वीक इम्यूनिटी की दिक्कत है। अब एक फैक्ट ये है कि मान लो एक हाई प्रोफाइल सिटी में, मान लो आप चंडीगढ़ ही ले लो, वहाँ पे कोई फैमिली रहती है, उनके वो उसके बच्चे को बिल्कुल बाहर धूल में खेलने नहीं देते, गंदी जगह जाने नहीं देते, बार बार हैंड वॉश कराते हैं। और एक वहीं बाजू में ही उनके एक स्लम एरिया है, वहाँ पे गटर बह रहा है, और वहाँ के आसपास जो भी बच्चे हैं, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूअसली वहाँ पे बैक्टीरिया से, पैथोजन से एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी एज कम्पेयर टू जो बंदा घर में रह रहा है, एसी के अंदर रह रहा है, और वो अपने कांटेक्ट में नहीं है, ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों में, क्योंकि हम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, पैथोजेंस के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे एकदम कम हो जाती है। देन सडनली जब वो कोई बाहर की जगह जाते हैं तो दे गेट अफेक्टेड विद अस्थमा और एनी अदर थिंग्स। तो अगर
इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो लोग ज्यादा बाहर एक्सपोज होते हैं पैथोजन से, उन्हें एलर्जीज का खतरा कम होता है और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। वेरस जो लोग सेल्फ प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिव नेचर कॉजेस वीक इम्यूनिटी। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग आउटडोर एक्टिविटीज कंटिन्यू रखिए, बिकॉज उससे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्लस एलर्जी से लड़ने के लिए बार बार रिस्पॉन्सेस बनते हैं। कंपैरेटिवली जो लोग प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा इम्यूनिटी बनती है। ओके, नाउ ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब अपनी खुद की। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी evolved in higher vertebrates based on ability to differentiate foreign organisms। हमारी बॉडी मान लो, ये हमारे बॉडी का मैक्रोफेज है। ओके, ये हमारे बॉडी का मैक्रोफेज है जो कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है वहां पे, और ये हमारे बॉडी का लीवर है। ओके, मान लो गलती से एक बैक्टीरिया आके लीवर के ऊपर बैठा था। मैक्रोफेज का क्या काम है? इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेना। पर अगर गलती से मैक्रोफेज बैक्टीरिया के साथ साथ, उसको लग रहा है इस ऑर्गन में भी डैमेज है, वो इतना लीवर को डैमेज कर दे। ओके, देन दिस प्रॉपर्टी, देखो इतना लीवर को डैमेज कर दे, उसको लग रहा है यहाँ पे भी बैक्टीरिया हो सकता है, उसने इतना लीवर डैमेज कर दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा? लीवर जो है वो उतने पार्ट से इरोड हो जाएगा, या लीवर फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने ही सेल्स, अपने ही ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ कर लिए फॉरेन पैथोजन समझ के। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ओके, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन एंटीजेंस फ्रॉम सेल्फ सेल्स। अपने सेल्स को और फॉरेन एंटीजेंस को जो समझ पाते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी होती है मेमोरी सेल्स में। बट while we still do not understand on basis of these two corollaries of cells, while corollaries of this ability have to be understood, one higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organism, but most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks self cells. This results in damage to the body and is called as autoimmune disease. Example इन्होंने दिया है rheumatoid arthritis, which affects many people in our society, is an autoimmune disease. Arthritis का मतलब होता है जोड़ों का दर्द। इसमें क्या होता है? हमारे बोन्स के जॉइंट पे ऐसी एक फ्लूइड होती है। देखो ये बोन्स हैं दो, इसके बीच में ऐसा साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। ओके, इसके अंदर क्या रहता है? फ्लूइड रहता है कॉन्टिन्यूसली। ये फ्लूइड के अंदर अगर अपने ही इम्यून सेल्स आईजीएम और मोनोसाइट्स जाके ये फ्लूइड खत्म कर दें, तो क्या हो जाएगा? फ्लूइड एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पे जो दोनों बोन्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगेंगे, जिससे इनकी मूवमेंट खराब हो जाएगी। सस्ते वर्ड में बोले तो दोनों बोन्स के बीच में ग्रीस खत्म हो जाएगा। ग्रीस खत्म हो जाएगा तो मूवमेंट हिंडर हो जाएगा, और फिर मूवमेंट अटक जाती है और काफी सीवियर पेन होता है। जो भी ओल्ड एज में आप पेशेंट देखते हैं वो बोलते हैं घुटनों का दर्द, दैट इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस में क्या होता है? दो बोन के बीच का जो फ्लूइड होता है या ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है। ओके, दिस इज आपको अच्छे से समझा हो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है। सॉरी, इसके अंदर क्या होता है? हमारी ही बॉडी सेल्स, हमारे ही इम्यून सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स को टारगेट कर रहे हैं और उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यूनिटी। कुछ और ऑटोइम्यून डिसीजेस जो पूछे जाते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ओके, मार्फन सिंड्रोम, मसल के रिलेटेड आप लिख लीजिए मायस्थीनिया ग्रेविस, ल्यूपस
erythematosis. Okay. Now, immune system in the body. The immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells, and soluble molecule like antibodies, as you have read. Immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigen, responds to them, and remember them. The immune system also plays an important role in allergic reaction, autoimmune diseases अभी हमने देखा, and organ transplantation. अब हम उसमें से lymphoid organs पढ़ेंगे. ओके, lymphoid organs important topic है. Now, lymphoid organs. These are the organ where origin or maturation and proliferation of lymphocytes occur. B और T lymphocytes या तो lymphoid organ से origin होते हैं, मतलब वहां से बनते हैं, या वहां mature होते हैं, या वहां पे proliferate करते हैं. Proliferate मतलब वहां पे mature होते हैं और उनकी साइज बढ़ती है. Of lymphocytes occur there. द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स सिर्फ दो हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, बिकॉज ये दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन के साथ साथ प्रोडक्शन भी होता है. ओके, दे आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन टू. तो डिफरेंशिएशन भी होता है वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट आफ्टर मैच्योरेशन से the lymphocytes migrate to secondary organs like spleen. ये सब secondary lymphoid organs से कौन कौन से? spleen, lymph nodes, tonsils, pale patches of small intestine and appendix. ये सारे secondary lymphoid organs हैं. इनका function क्या है? The secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocytes with antigen, which can proliferate to become effector cells. The location of various lymphoid organs of body are shown. प्राइमरी से प्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं. डिफरेंशिएट मतलब सेल्स जो हैं वो एक टाइप के ग्रोथ फेज में जाता है. बट उनको माइक्रोब्स कहाँ मिलेंगे? माइक्रोब्स मतलब कहाँ पे वो लोग सीखेंगे कि फैगोसाइटोसिस कैसे करते हैं, फॉरेन एंटीजन को पकड़ते कैसे हैं, वो सब कुछ वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सीखेंगे. तो प्रोडक्शन वाला दो ही है, उसको प्राइमरी बोलेंगे, रेड बोन मैरो एंड थाइमस. जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उनका मेन फंक्शन है सेंसिटिव बनाना सेल्स को. वो सेल्स कैसे फैगोसाइटोसिस करे, कैसे डिफरेंशिएट करिए, हमारे बॉडी का सेल है नहीं, ये सब चीजें उनको ट्रेनिंग जो दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में. तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि नीट में ऑड में आउट के फॉर्म में आता है. ओके. The secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocytes with the antigen, which then proliferate to become effector cell. Effector cell मतलब next बार अगर वो एंटीजन आएगा तो वो तुरंत ब्लड में एक्टिवेट हो जाएंगे. ये प्रॉपर्टी बोलते हैं इफेक्टर सेल. ओके. The bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced. अब आपको पता होगा बोन मैरो हमने देखा है कि वो लॉन्ग बोन में प्रेजेंट है. लॉन्ग बोन में बोन मैरो होता है एंड बोन मैरो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स तीनों को बनाते हैं. वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस. द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. जो थाइमस है वो लोब्ड ऑर्गन है और वो लोकेटेड है हार्ट में एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with age. अब थाइमस जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है अलॉन्ग विद रेड बोन मैरो, पर वो भी काफी लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, पर उसकी साइज विद द एज कम होते रहती है एंड प्यूबर्टी तक बहुत ही स्मॉल साइज हो जाती है. इनफैक्ट वो कई बार एक्सटिंक्ट भी हो जाती है. ओके. नाउ both bone marrow and thymus provides microenvironment for development and maturation of T lymphocytes. याद रखो बोन में दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स थाइमस के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. द स्प्लीन, अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात हो रही है. द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप ऑर्गन mainly contains lymphocytes and phagocytes organism. The spleen also has a large reservoir of RBCs.
आरबीसी का लार्ज रिजर्वायर है स्प्लीन, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब आरबीसी वहां जाके मर जाती हैं। ओके, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड, क्योंकि आरबीसी वहां जाके डेथ हो जाती हैं। The lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic vessels. The lymph node serves to trap the microorganisms or other antigens which happen to get into the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response. जो भी एंटीजेंस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ट्रैप होते हैं वो सब के सब कहाँ मिलते हैं? वो सब के सब टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करने में अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देते हैं और उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल कॉल्ड म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन। ये याद रखना है कि म्यूकोजा जो है हमारे ईसोफेगस से शुरू हो जाता है, तो जीआई ट्रैक्ट और वहां से लेके एनस तक प्लस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्लस यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो है वो सब में माल्ट होता है। माल्ट मतलब म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। वहाँ म्यूकोजा तो होता ही है, म्यूकोजा के साथ साथ उसमें से लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो उसका ध्यान रखते हैं, तो इसको बोलते हैं माल्ट। और ये 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू बॉडी का होता है। ये देखो, ये लिम्फोइड टिश्यू है, दिस इज द ह्यूमन लिम्फोइड स्ट्रक्चर। देखो, अब इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आप दो चीजों को समझना, एक ये वाले को और एक ये दोनों स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। आप देखो ट्रेन की तरह चली जा रहे हैं, एकदम सीधा है ऐसे। अब ये दोनों क्या करते हैं मैं आपको मेरे नोट्स के थ्रू दिखाऊंगा। वेट, हाँ, लिम्फोइड टिश्यू। ओके, इसमें वो डायग्राम नहीं है आई गेस। वैक्सीनेशन तो हम इसमें से पढ़ेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लिम्फोइड टिश्यू का फंक्शन। वेट, देखो होता क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ओके, ये ब्लड वेसल्स हैं। इसके अंदर जब कभी भी इंजरी हो जाती है, ओके, जब कभी भी इंजरी हो जाती है तो वो ऐसा रप्चर हो जाता है। नो, दिस ब्लड वेसल्स यहाँ से ऐसे रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के बाहर एक ऐसा इंटरस्टिशियम होता है। इंटरस्टिशियम मतलब गैप। ओके, दिस इंटरस्टिशियम जो है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, ईसीएफ, और जो अंदर है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ना, ये ब्लड वेसल है और ये ईसीएफ है। जब इसमें से कुछ ब्लड बाहर आ जाता है, ब्लड रप्चर होने के बाद, तो ब्लड तो डायरेक्ट स्किन के बाहर चला जाता है, पर वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस, ग्लूकोस और बैक्टीरिया यहाँ रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स हील हो जाती हैं। तो ये पार्ट हील हो गया, अलग से डार्क कर दिखाया है कि वो पार्ट हील हुआ है। उसी टाइम पे कुछ डब्ल्यू भी बाहर आते हैं। वो क्यों आते हैं वो आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से अब ये फ्लूइड एक जगह पे कलेक्टेड है, ऐसे पूरे बॉडी में है। अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्लड रोज कलेक्ट होता रहा तो हमारे ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो ऐसे जो फ्लूइड्स हैं वो नेचुरली कनेक्टेड रहते हैं एक ओपनिंग के साथ, जिसको बोलते हैं साइनस। और ये साइनस इनको फ्लूइड को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाता है
ताकि ये फिर से वेन में पहुंच पाए। अब देखो ये लोग वापस, आप पूछ सकते हो सर ये तो रिटर्न भी यहाँ पे जा सकते थे, इतना लंबा ट्रिप क्यों ले रहे हैं वो लोग, यहाँ से शॉर्टकट फिर से ऐसा रिटर्न जा सकते थे। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी आप देखो बड़ी नदी के पास छोटी नदी मिलती है तो छोटी नदी का पानी बड़ी नदी में नहीं जाता है, उल्टा उस स्मॉल रिवर का पानी बैक फ्लो होता है, उल्टा बड़ी नदी का पानी जो वो पीछे की तरफ जाता है। ओके, तो बैक फ्लो होता है क्योंकि उसका प्रेशर कम है छोटी नदी का, वो बड़ी नदी को ओवरटेक नहीं कर पाती है। तो सिमिलरली अंदर ब्लड का प्रेशर काफी हाई है, जबकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर एकदम नॉर्मल है या है ही नहीं, तो वो कैसे इसमें इंटरेक्ट करेगा, इसलिए वो इट डजेंट मेक एनी लॉजिक। ओके, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये लोग डंकी मारते हैं। ओके, अभी इन्हें पहुंचना तो है फिर से ब्लड वेन में, पर जाएंगे कैसे, तो वो लोग डंकी मारते हैं इस रास्ते से, इस रास्ते में आते हैं बीच बीच में कुछ स्टॉप्स। अब ये जो ऐसा शेप का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, सॉरी 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, ये ऐसा शेप का होते हैं, जैसे थाइमस हो गया, किडनी, थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। ठीक है, तो जो तुम्हारा लिम्फेटिक वेसल्स है वो आते हैं लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स में यहाँ पे बैठे रहते हैं बी और टी मेमोरीसाइट्स के छोटे बच्चे। अब इसमें से जब सामान आ रहा है तो इसमें से बैक्टीरिया वगैरह भी आते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह जैसे ही अंदर पहुंचते हैं ये लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें इससे जो मैच्योर इमैच्योर बी लिम्फोस टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, इसमें सारा बैक्टीरिया मर जाता है और फिर बैक्टीरिया फ्री ब्लड फिर से लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू आगे यहाँ पे ऐसा वेन होती है। ओके, पाथवे पता है, आर्टरी वाया कैपिलरीज वेन में कनेक्ट हो जाती है, फिर ये सीधा जाके यहाँ से ऐसे वेन में मर्ज हो जाती है। वेन के पास ही क्यों मर्ज हुई, आर्टरी में क्यों नहीं मर्ज हुई, बिकॉज वेन के पास कोई प्रेशर होता नहीं है और आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए तो वो लोग यहाँ से यहाँ डायरेक्टली सी एरिया से ए एरिया में नहीं गए, उन्होंने दूसरा पाथवे डी अपनाया जिसके थ्रू वो लोग ए एरिया पे पहुंचे। ओके, तो ये जो पाथवे है, ये पूरा ये जो ट्यूब है, जब यहाँ से वो ब्लड शुरू हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, बीच में कुछ ऑर्गन्स आए, इस पूरे सिस्टम को लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन। उसमें लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। ओके, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। इन सब के कारण हमारी बॉडी में लिपिड ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फ के थ्रू, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारे जो इमैच्योर सेल्स हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स वो मैच्योर होते हैं अंदर बैठ के, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लोली ब्लड पास होता है, वाटर सॉल्युबल ब्लड नहीं होता। ठीक है, लिम्फ कलरलेस होता है क्योंकि आरबीसी इसमें नहीं आती हैं, सिर्फ पानी आता है। तो इस फ्लूइड के अंदर जितने भी पैथोजन है वो उसको किल करता है और उससे वो मैच्योर होता है। तो ये जो एसोसिएट सिस्टम है इतना पूरा, इसको बोलते हैं लिम्फोइड सिस्टम। ओके, तो आप आपको ये समझाओ कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है। विल बैक टू द एक्शन। वैक्सीन्स के बारे में एक बार बात करें तो इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, एनसीईआरटी में हमने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा इसलिए मैंने पहले आपको एनसीईआरटी रीड कराई। तो वैक्सीनेशन इज attenuation inactivated pathogens or proteins in them which is given to the individual to provide immunity। इम्यूनिटी के लिए देते हैं। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एडवर्ड जेनर, ओके, एडवर्ड जेनर पहली बार वैक्सीन बनाए थे और उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। सो एडवर्ड जेनर इन 1796 1796 इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनिटी। उन्होंने स्मॉल पॉक्स नाम के डिसीज के लिए, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है स्मॉल पॉक्स, उसके लिए वैक्सीनेशन बनाया था। फिर लुइस पैस्चर ने डिस्कवर्ड किया द प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन एंड डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर एंथ्रैक्स एंड रेबीज। ओके, एंथ्रैक्स और रेबीज के लिए इन्होंने सेकेंड और थर्ड वैक्सीन बनाई, पहले तो स्मॉल पॉक्स पे बनी गई थी। तो लुइस पैस्चर ने इनएक्टिवेट करना भी सीखा, कैसे एंड पैथोजन को हम उसके मिनिमम लीथल डोज, मतलब अगर वो 10 ग्राम में बहुत ज़्यादा
बॉडी को डैमेज कर सकता है, तो कैसे हम उसकी जो पावर है वो कम कर सकते हैं, वो इन्होंने सीखी। किसने? लुइस पैस्चर ने। फिर वॉन बेरिंग डिस्कवर्ड एटीएस एंटी एडीएस सॉरी एडीएस मतलब एंटी डिप्टेरियल सेरम, एंटी डिप्टेरियल सेरम नोन एज फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब एडीएस क्या है? डिप्टेरिया, टिटेनस और स्नेक विनोम हम क्या लेते हैं? प्री फॉर्म एंटीबॉडी। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उस बीमारी को डाला। मान लो डिप्टेरिया का वैक्सीन हॉर्स के लेग्स में डाला, हॉर्स मर गया, पर उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई थी मरने के टाइम तक। वो एंटीबॉडी निकाल के अगर किसी ह्यूमन को हो जाए तो वो एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या किया, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया नहीं, हमें प्री फॉर्म मिल गया, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो वॉन बेरिंग जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम डिप्थीरिया के खिलाफ पैसिव इम्यूनिटी बना के फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन बने। ओके, तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन में कुछ टाइप्स हैं, उस पर नीट में क्वेश्चन आते हैं। लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन मतलब जो एजेंट है वो इस उसी फॉर्म में रहता है, मतलब एक्टिवली हम उसको देते हैं। Live pathogen is inserted in the body in the lethal dose। तो लाइव का एग्जांपल है पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, बीसीजी एंड एमएमआर। बीसीजी मतलब बैसिलस क्यूरिन, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। अब ये जो है ये ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है। नाउ एमएमआर इज मीजल्स, मम्स एंड रूबेला एंड सेबिन वैक्सीन। ये सारे के सारे वैक्सीन जो हैं, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं अपने लाइव वैक्सीन्स के। लाइव वैक्सीन्स मतलब जो भी उसका पॉजिटिव एजेंट होगा, हम उसी को, अगर वो 10 ग्राम पे बॉडी पे फिट करता है तो हम उसको वैक्सीन में 2 ग्राम पे देंगे, तो वो अपना रिएक्शन भी नहीं शो कर पाएगा और हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना देगी। सेकेंड है किल्ड। अब हम उसको लाइव फॉर्म में नहीं दे सकते, जिंदा नहीं दे सकते, तो हम उसको मार के उसकी डेड बॉडी देते हैं। Now, killed pathogens are entered in the body by removing their toxins। उनका जो डीएनए, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है और ये उसका डीएनए जो हमें टॉक्सिन कर रहा है, हम ये डीएनए निकाल देंगे और सिर्फ बैक्टीरिया की डेड बॉडी इंसर्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रैक्टिस कर लेगी। जैसे आप लोगों को पता है, सब लोग अगर क्रिकेटर किसी को बनना है तो वो पहले से ही लेदर बॉल से क्रिकेट नहीं खेलते हैं। पहले वो लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो प्लास्टिक के बैट, छोटे छोटे बैट से फिर वो मैच्योर होते हैं। वैसे ही हम हमारी इम्यूनिटी को छोटे छोटे बैक्टीरिया के डोसेस देते हैं या पैथोजेंस के डोसेस देते हैं, ताकि वो जब मेन इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडी बना के उनको प्रैक्टिस रहे और वो एंटीबॉडी बना सके। नॉकिल्ड के अंदर जो एग्जांपल है वो है निमोनिया, कॉलेरा एंड इन्फ्लुएंजा, साल्क, पोलियो एंड वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस या काली खांसी। ये सब के खिलाफ हम किल्ड वैक्सीन यूज करते हैं। किसके खिलाफ? वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा एक वायरल है, एंड निमोनिया एंड कॉलेरा। ओके, टॉक्सॉइड इन दिस प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आर गिवन। एग्जांपल टिटेनस, स्नेक विनोम एंड डिप्टेरिया, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा। एंड रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट से अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी बनता है, बर्ड फ्लू बनता है, डीपीटी भी बनता है, डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस एंड प्लेग इनएक्टिवेटेड होल सेल ऑफ द बैक्टीरिया आर इंजेक्टेड। ओके, तो ये था वैक्सीनेशन। लिम्फोइड टिश्यू हमने कर ही लिया है। ओके, अब नेक्स्ट पे हम कैंसर और एड्स देखेंगे। अब तक हमने इम्यूनिटी, वैक्सीनाइजेशन, एलर्जी एंड ऑटो इम्यूनिटी खत्म किया है। आज आप उसको एक बार घर पे रीड भी कर लेना, होपफुली आपको ये समझा हो। डन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार एनसीईआरटी से प्लीज रीड कर लेना, और आपको कुछ भी डाउट हो आप नेक्स्ट उसमें चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो। ओके, आपको एक बार एनसीईआरटी रीड, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज रीड कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग से निकल गए तो समझेंगे नहीं। ओके, थैंक यू।